हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी से ये क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी के अंतर्गत भी दोस्तों ये क्लास हमारी पॉलिटिकल साइंस पर रहने वाली है। और पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों जो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मानवाधिकार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि नए सिलेबस के अनुसार ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मानवाधिकार। तो आइए समझते हैं कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार ही मानवाधिकार कहते हैं। तो दोस्तों मानवाधिकार किसे कहते हैं? जो हमें मानवाधिकार के नाते जो हमें प्राप्त अधिकार है उन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, और मानवाधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार हमें कब प्राप्त होते हैं? 18 वर्ष के बाद या 18 वर्ष से पहले या जन्म से? ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मानवाधिकार हमें कब से प्राप्त होते हैं? तो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसने यूडीएचआर को कब अपनाया या मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया? तो दोस्तों कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इससे पहला जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, जो इससे पहले वाली हमने पॉलिटिकल साइंस पर दोस्तों क्लास करी, उस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक था वो संयुक्त राष्ट्र ही था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों कितने 6 अंग थे। उन 6 अंगों में से ही दोस्तों एक अंग क्या है? महासभा है। ठीक है, और महासभा को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो दोस्तों महासभा ने कब 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को क्या करा दोस्तों? अपनाया। इसीलिए दोस्तों 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। मानवाधिकार का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मानवाधिकार के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? प्रोफेसर हेनकिन को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है यूडीएचआर, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों इसमें जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है इसमें दोस्तों 30 अनुच्छेद है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जो यूडीएचआर है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है उसमें कितने अनुच्छेद है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और अगला दोस्तों जो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की 183वीं बैठक में घोषणा की गई। किसकी? यूडीएचआर की। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी 183वीं जो दोस्तों बैठक थी उसी में दोस्तों मानवाधिकार के सार्वभौम की घोषणा की गई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, और घोषणा के पक्ष में 48 देशों ने मतदान किया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है उसके पक्ष में कितने देशों ने वोट किया? तो दोस्तों 48 देशों ने वोट किया। कितने में से? तो 58 देशों में से दोस्तों 48 देश इसके पक्ष में क्या करते हैं? वोट देते हैं। ठीक है, द्विभाषी दस्तावेज के तौर पर अपनाया गया। तो दोस्तों जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है उसे द्विभाषी दस्तावेज के तौर पर अपनाया गया है। 2 भाषा कौन कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो भी यही 2 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी जो दोस्तों भाषाएं थी वो कौन सी? अंग्रेजी और फ्रांसीसी थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो दोस्तों जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है उसका दोस्तों गिनीज बुक पे क्या रिकॉर्ड है? 2019 के अनुसार 298 अनुवादों के साथ सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज। तो दोस्तों 2019 में ही ये क्या है? सबसे ज़्यादा अनुवादित दस्तावेज है। कौन सा? मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2023 के अनुसार, ठीक है, 2023 तक दोस्तों 555 भाषाओं में
इसका क्या किया गया दोस्तों, अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। यहाँ से दोस्तों अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। जितने भी दोस्तों ये टॉपिक दिख रहे हैं इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कितने हैं, 30 है, और कौन सी बैठक में, ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तीसरा सत्र था और बैठक कौन सी थी दोस्तों, 183वीं थी। और कितने 58 देशों में से दोस्तों कितने 48 देश इसके क्या करते हैं, पक्ष में वोट करते हैं। ठीक है, और द्विभाषी दस्तावेज के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2023 के अनुसार कितने 555 भाषाओं में इसका क्या किया गया है, अनुवाद। किसका अनुवाद किया गया है, UDHR मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है उसके जो दोस्तों 30 अनुच्छेद है, 30 आर्टिकल हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारे के सारे आर्टिकल या सारे के सारे अनुच्छेदों को याद नहीं करना है। इनमें से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं को दोस्तों हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहला अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद भी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला अनुच्छेद क्या है, सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं, उनके साथ सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक, ये अनुच्छेद 1 है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भेदभाव की मुक्ति, ठीक है, इसी ये हमारे अगर बात करते हैं हमारे संविधान में ये अनुच्छेद 17 कह सकते हैं, छुआछूत का अंत। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 3 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 3 क्या है, जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जिसे दोस्तों हमारे संविधान के किस में, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। और यहाँ पर मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3 है। ठीक है, गुलामी से मुक्ति, यातना से मुक्ति और कानून के समक्ष समानता। ठीक है, और अगला है दोस्तों कौन सा, 7वें नंबर का है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, यहाँ पर तो ये कौन सा 7वां आर्टिकल है, अनुच्छेद है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 14 है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 8, न्याय तक पहुंचना, मतलब हर व्यक्ति क्या है, न्याय तक पहुंच हो हर व्यक्ति के। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों अनुच्छेद 12, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 12 महत्वपूर्ण है, निजता का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो UDHR है उसमें निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार दोस्तों कौन से में है, अनुच्छेद 12 में है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के जो 17वां अनुच्छेद है उसमें किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता, कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से क्या नहीं किया जा सकता है, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 जो UDHR है इसमें भी अनुच्छेद 19 में दोस्तों किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और जो दोस्तों भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन जो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 23, तो दोस्तों अनुच्छेद 23 भी महत्वपूर्ण है, काम का अधिकार। तो दोस्तों हर व्यक्ति को क्या है, काम का अधिकार है, समान वेतन के लिए दोस्तों समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए दोस्तों क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। दोस्तों जैसे स्त्री पुरुष अगर समान कार्य कर रही है तो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए और उचित परिश्रम। तो दोस्तों उचित कार्य के लिए उचित परिश्रम मिलना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 24, तो दोस्तों आराम का अधिकार। आराम का अधिकार का मतलब है दोस्तों कि जैसे हफ्ते में दोस्तों आप 6 दिन काम कर लेते हैं तो एक दिन आपका क्या है,
आराम का अधिकार है कि आप एक दिन क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जैसे संडे के दिन क्या होती है, लगभग हर उसमें छुट्टी होती है दोस्तों। स्कूल कह लें या प्राइवेट कोई भी संस्था कह लें, तो उनमें संडे की क्या रहती है, छुट्टी रहती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, हमारे आराम का अधिकार है और ये UDHR दोस्तों अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अब दोस्तों अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो UDHR है उसमें अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 के ए में या क में दोस्तों शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम अनुच्छेद 30 को समझ लेते हैं कि मानवाधिकार स्थानांतरणीय है। तो दोस्तों मानवाधिकार क्या है, स्थानांतरणीय है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा दोस्तों UDHR को क्या नहीं किया जा सकता है, इन अधिकारों को दोस्तों समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो मानवाधिकार है, कौन से मानवाधिकार, UDHR, ठीक है, इसको दोस्तों कोई भी क्या नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए दोस्तों अब हम समझने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब हम अपने देश के संदर्भ में समझने वाले हैं। ठीक, इससे पहले जो दोस्तों हमने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को समझा था, वो किसकी थी दोस्तों, UN, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दोस्तों महासभा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों एक अंग क्या है, महासभा। 6 अंग है, तो 6 अंग में से दोस्तों एक अंग क्या है, महासभा है। और अभी हमने महासभा द्वारा जो दोस्तों 10 दिसंबर 1948 की दोस्तों हमने अभी तक क्या समझा था, UNA के महासभा की सार्वभौम घोषणा को समझा था। लेकिन दोस्तों अब हम क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है, ये एक क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। संविधान जो हमारा भारत का संविधान है उसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और दोस्तों लेकिन ये क्या है, संसदीय विधि के द्वारा गठन है। इसका जो दोस्तों इसकी जो विधि बनाई गई है, इसको जो बनाया जाता है वो संसद विधि के द्वारा इसका क्या किया जाता है दोस्तों, गठन किया जाता है। जब संसद विधि द्वारा इसका गठन किया जाता है तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, संवैधिक संस्था या विधिक संस्था कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो मानवाधिकार आयोग है क्या वो संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो दोस्तों ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। और ये कैसी संस्था है दोस्तों, विधिक संस्था है। ठीक है, क्यों विधिक संस्था है, क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, संसद में किया जाता है। लेकिन संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसे गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं मानवाधिकार। जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म आदि के आधार पर बिना भेदभाव प्राप्त अधिकार ही दोस्तों क्या है, मानवाधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम नेल्सन मंडेला का कथन या विचार को समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, उनके मानवता को चुनौती देना है, ये किसका कथन है या ये किसका विचार है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, उनके मानवता को चुनौती देना, तो दोस्तों ये किसका मत या किसका विचार है या किसका कथन है, तो नेल्सन मंडेला का विचार है। इसमें महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अफ्रीका के जो गांधी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका दोस्तों कार्यालय कहाँ है या इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किया गया। अगर साथियों इसके संरचना की बात करते हैं तो दोस्तों टोटल मिलाकर इसमें इसके कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 13 है। और 13 कौन कौन है दोस्तों, एक अध्यक्ष होते हैं और 5 इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 दोस्तों इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों इसके कितने
13 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के, ठीक है। और पहले दोस्तों कितने सदस्य हुआ करते थे, तो दोस्तों पहले 9 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। अब जो दोस्तों ये बढ़ोतरी हुई, तो दोस्तों पहले जो पदेन सदस्य है, पहले पदेन सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी और पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या दोस्तों पहले 4 हुआ करती थी। लेकिन अब जो दोस्तों एक सदस्य इसमें बढ़ाया गया, तो वो कौन सा बढ़ाया गया, एक महिला सदस्यों को इसमें बढ़ाया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आशा करता हूं कि आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 13 है। और पहले कितना हुआ करती थी, तो दोस्तों पहले 9 हुआ करती थी, ठीक है। और आगे दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है, पूर्णकालिक सदस्य है, पहले उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी। तो दोस्तों पहले 4 हुआ करती थी। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों यहीं से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी वर्तमान में कितनी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों 7 सदस्य होते हैं। और पहले कितना सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि जैसे हमने अभी यहाँ पर समझा कि एक अध्यक्ष होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और दोस्तों 7 पदेन सभापति होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं कि जो ये अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन अध्यक्ष बन सकता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष की, तो दोस्तों अध्यक्ष कौन बन सकता है, पूर्व न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, वही दोस्तों क्या बन सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम पूर्णकालिक सदस्यों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश वो इसका सदस्य बन सकता है, या हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। और दो सदस्य है वो हो सकते हैं जिन्हें मानवाधिकार आयोग की क्या हो दोस्तों, विशेष जानकारी हो, और एक महिला सदस्य है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है, पूर्णकालिक सदस्य हैं 5, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि पदेन सदस्य कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7 पदेन सदस्य होते हैं तो वो कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों SC आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और ST आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या होगा, पदेन सदस्य होगा, ठीक है। और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी दोस्तों क्या होगा, पदेन सदस्य होगा, किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। और अगला दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका क्या होगा, सदस्य होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला सदस्य दोस्तों कौन होगा, दिव्यांगजन आयुक्त, ठीक है। और अगला सदस्य कौन होगा दोस्तों, OBC आयोग का अध्यक्ष। और 7वां जो दोस्तों इसका पदेन सदस्य होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो दोस्तों वो कौन होगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करते हैं, तो दोस्तों 6 सदस्य की चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति किसके, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे, तो दोस्तों ये 6 सदस्य कौन होंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न फंसाया जा सकता है, आपको प्रधानमंत्री भी याद रहेगा, गृह मंत्री भी याद रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी याद रहेगा, लेकिन राज्यसभा का दोस्तों सभापति नहीं, उपसभापति। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो कौन होते हैं साथियों, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति ना होकर उपसभापति बताया गया, ठीक है। और अगला है दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इन सब की सिफारिश पर ही दोस्तों राष्ट्रपति किसके, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर।
तो साथियों अब हम समझने वाले हैं कि जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना का होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2019 से पहले जो इनका कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष या 70 वर्ष हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या किया गया है, चेंज किया गया है। अब वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो दोस्तों सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम समझने वाले हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया की, अगर भाई इनको हटाना पड़ेगा तो किस प्रक्रिया द्वारा हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको हटाने का जो आधार है वो क्या, असमर्थता साबित कदाचार। अगर दोस्तों असमर्थ होते हैं और इस प्रकार का क्या हो जाता है, इस प्रकार का कदाचार साबित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है, ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों आइए अब हम समझने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्या समझा, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूडीएचआर घोषणा को समझा, और फिर उसके बाद दोस्तों हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समझा। ठीक है, और अब हम समझने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। अब हम अपने राज्य उत्तराखंड के संदर्भ में समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गया और एक सचिव हो गया। तो दोस्तों टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है साथियों, 4 होती है। ठीक है, और उन 4 में भी एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो दोस्तों हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये 2 अन्य सदस्य कौन होंगे, तो दोस्तों हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर न्यायाधीश हो सकते हैं। और अगला सदस्य कौन होगा दोस्तों, मानवाधिकार आयोग विशेषज्ञ, जिसको मानवाधिकार आयोग की क्या हो दोस्तों, अच्छी खासी समझ हो, अच्छी खासी जानकारी हो, वो इसका सदस्य हो सकता है। और एक क्या होगा दोस्तों, सचिव होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब हम इसके नियुक्ति को जानने वाले हैं कि भाई इनकी नियुक्ति कौन करेगा, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर करेगा, तो दोस्तों चयन समिति के आधार पर। और चयन समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, तो दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों राज्य गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, ये दोस्तों इसके क्या होते हैं, चयन समिति के सदस्य होते हैं। और इनके सिफारिश पर राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनकी हटाने की प्रक्रिया, तो इनको हटाने की प्रक्रिया में हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट की जांच के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 2012 में की गई। और अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय या कार्यालय कहाँ है, तो दोस्तों देहरादून में कहाँ है दोस्तों, जो देहरादून सहस्त्रधारा रोड है IT पार्क के पास दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार LT का पेपर SST सब्जेक्ट से है। ठीक है, और दोस्तों एक कमेंट जरूर करें आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।